अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में तो अब आधी रात से बहुत आगे का वक़्त है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में अभी मंगल के दिन की दोपहर है और यहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अमेरिका के हवाले से, इज़राइल के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के हवाले से, जो इस स्टेज के ऊपर एक क्विक एनालिसिस माँगती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से हम बात का आगाज़ करते हैं, जहाँ इमरान खान के वकील, जो उनके केसेस की पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट्स में, गुज़िश्ता कई महीनों से, जनाब बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब, जो बहुत ही एक मंझे हुए, बहुत एक प्रोफेशनल वकील हैं, नॉन पार्टिज़न, नॉन पॉलिटिकल वकील हैं, बड़े रिस्पेक्टेड वकील हैं। उनकी बिल आखिर कई महीनों के बाद, पता नहीं कितने महीनों के बाद, उनकी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हो गई। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने इसका तज़किरा किया था, अब तक आप हज़ारों लोगों से इसका ज़िक्र सुन चुके हैं कि कैसे दफ़्तन अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी को एक इनकलाबी ख़्याल आया, जब उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब की जो दरख्वास्त थी, जो खुद सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, कई जगहों पे वज़ीर रह चुके हैं, मेरा ख़्याल है एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, शायद अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, बड़े रिस्पेक्टेड मंझे हुए वकील हैं। उनने 2-3 दफ़ा गुज़ारिश की सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे इमरान खान से मिलने का मौका दिया जाए, लेकिन दोनों दफ़ा उन्हें चुप करा दिया गया, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे रद्द कर दिया गया और फिर अचानक से चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान सफ़दर साहब को मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमाइकस क्यूरे, उनका मावन, मददगार और हेल्पफुल जो है डिक्लेयर कर दिया और उनको कहा कि उन्हें इमरान खान से उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। अब उसी दिन में जो पाकिस्तान में मंगल का दिन ख़त्म हुआ है, इसमें बैरिस्टर सलमान सफ़दर अडयाला जेल पहुँचे। वहाँ उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। अब मुलाकात में अंदर क्या हुई उसका कोई हाल बहुत ज़्यादा ना मीडिया को पता है, ना हमें पता है। लेकिन वो जब वहाँ से निकले तो उसके बाद से क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आईं। बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब ने ये कहा कि उनकी 3 घंटे उन्हें उनकी गाड़ी चल रही है, वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उन्हें अखबारी रिपोर्टर्स, मीडिया के लोग खड़े कर लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान की हालत कैसी है, इमरान खान से मुलाकात में सलमान सफ़दर उन्हें क्या बता सकते हैं, कितनी देर की मुलाकात हुई। तो बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने खुद वहाँ पे लोगों को कहा कि 3 घंटे से ज़्यादा की वो मुलाकात हुई। अब वो 3 घंटे उन्होंने इमरान खान के साथ गुज़ारे हैं, क्योंकि एक बंदे ने आगे से उनसे सवाल भी पूछा कि क्या आप इमरान खान के सेल तक गए थे? जिसका बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े एहतियात से थे। वो बार-बार ये कहते रहे कि मैंने अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट रखनी है। मैं तो सिर्फ़ मैंने गाड़ी इसलिए खड़ी कर ली है चूँकि आप लोग मेरे रास्ते में थे, तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग सियासी तौर पे मेरे खिलाफ हो जाएँ, मैं वो एरोगेंट लगूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन 3 घंटे का भी नहीं पता चल सका कि बैरिस्टर सलमान सफ़दर की 3 घंटे जेल के अंदर उन्होंने गुज़ारे हैं, जिसमें से वो डेढ़ घंटा या 2 घंटे जो हैं, वो बैठे रहे हैं जेल के सुपरिटेंडेंट के पास और वहाँ के कर्नल साहब के पास, जिन्होंने उनको बताया कि आपने अदालत में जाके क्या कहना है, या वाक़ई ही उन्होंने इमरान खान के साथ 3 घंटे यानी कि 180 मिनट की उन्होंने मुलाकात की। ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब बैरिस्टर सलमान सफ़दर को अचानक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने कहा कि जनाब आप जाएँ, इमरान खान से मुलाकात करें अडयाला जेल के अंदर, तो बैरिस्टर सलमान स और उनको कहा गया कि आपने इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है, यानी इमरान खान किस हालत में वहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके जेल के सेल की क्या सूरत-ए-हाल है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनका जेल का सेल साफ़ है या नहीं है, उनका टॉयलेट साफ़ है कि नहीं है, वहाँ उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, खाने की प्लेटें किस किस्म की हैं, जेल के कमरे की क्या सूरत-ए-हाल है, जेल का कमरा ऊँचा कितना है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। ये हुआ ना जेल की कंडीशंस। और इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर रहे, जेल के बाकी जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं कि इमरान खान और उनके दरमियान क्या मामला है। तो ये तमाम चीज़ें ही जेल की कंडीशन बन जाती हैं। इसके अलावा तो जब उस स्टेज पे जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने सलमान सफ़दर को बताया कि आपका ये मैंडेट है और आपने जाके ये मालूम करना है ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस पे रिपोर्ट करना है। तो मैं आपको याद करवाऊँगा कि बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने सिर्फ़ लिविंग कंडीशन की, क्योंकि उनके ज़हन में था कि क्या मैंने इनकी हेल्थ के सेहत के हवाले से भी कमेंट करना है, उसको भी मैंने जांचना है, परखना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बरजस्ता उनको कहा कि नहीं, आपने सिर्फ लिविंग कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट करना है। अब पहले तो अभी देखिए कि ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये स्टेज पे हम इसलिए पहुंचे हैं कि हम सब ने, आपने, दुनिया ने, यल्दा हकीम ने, पियर्स मॉर्गन ने, ड्रॉप साइट ने, इमरान खान की बहनों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने, बहुत से लोगों ने चूँकि खप डाली हुई है इमरान खान की सेहत के हवाले से, एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, मॉरल एथिकल प्रेशर वर्क करता है।
उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए पाकिस्तान के सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, जिनको मैं जब भी देखता हूँ मुझे हिंदुस्तान की एक पुरानी फिल्म याद आ जाती है, नकली नवाब, जिसमें एक असल नवाब की जगह एक आदमी नकली जो है वो असल नवाब बन जाता है। लोग उसको नवाब समझते हैं लेकिन असल में उसे पता होता है कि मैं नवाब नहीं। चीफ जस्टिस जो हैं, सो कॉल्ड चीफ जस्टिस जो हैं, ये फॉर्म 47 की जो चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी साहब, वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक हुकूमत आई, एक जाली इलेक्शन के ज़रिए उसने कुछ कवानीन बना दिए, एक नई ऑप्शंस क्रिएट कर दी, लेकिन याहिया आफरीदी साहब सेंसिबल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, कामयाब वकील हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की एक स्ट्रगल हुई है, अदलिया की, पाकिस्तान की बार एसोसिएशन की, पाकिस्तान के वकला की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की, जिसके नतीजे में जजेस की अपॉइंटमेंट का, उनकी सीनियरिटी जो केस है उसका एक तरीका जो है वो बनाया गया था। वो एक कन्वेंशन थी। कानून के अंदर कन्वेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बरतानिया के अंदर अभी तक कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ जजेस के डिसीजन, अदालतों के डिसीजन और वहाँ की कन्वेंशंस मैटर करती हैं। और बरतानिया में आज भी अमेरिका के मुकाबले में और दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर जमहूरियत वहाँ पे फंक्शन करती है। इंसानी हकूक, सियासी हकूक जो हैं वो बरतानिया में ज़्यादा हैं और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर उन कन्वेंशंस और उन रवायात की रिस्पेक्ट है। लेकिन बरतानिया की एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ही रेलिवेंट नहीं है बरतानिया की कि वैसे ही चलो बरतानिया कोई अमीर मुल्क है या फर्स्ट कैटेगरी कंट्री है। बरतानिया की एग्जाम्पल पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून में इसलिए अहमियत रखती है कि बरतानिया ही की कानूनी रवायात से पाकिस्तान के कानूनी ढांचे को वाबस्ता किया गया और खड़ा किया गया। और जस्टिस याहिया आफरीदी ने उन तमाम रवायात को पसे पुश डालते हुए चीफ जस्टिस बनने का फैसला किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ऑफर पे। तो जाहिर है कि उसके बाद से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का टूल बन गए। तो किसी भी जहन में मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसमें बैरिस्टर सलमान सफ्दर का कोई कसूर नहीं है। वो एक कैपेबल वकील हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है बाय चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ऑन द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम में। और इसका मकसद ये है कि उस प्रेशर को डिफ्यूज़ किया जाए जो इमरान खान की सेहत के हवाले से डेवलप हुआ है। अगर ये ना होता तो फिर इमरान खान के ज़ाती मालिक जनाब आसिम यूसुफ जो हैं उनको मुलाकात करवाई जाती। इमरान खान के हवाले से आसिम यूसुफ जो डॉक्टर खुरम को लेकर आए थे, जो रेटिना के या कॉर्निया के एक्सपर्ट हैं, इनको लाहौर से लेके आए थे। और सलमा और आसिम यूसुफ मसलसल ये कह रहे हैं कि पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में कोई भी रेटिना और कॉर्निया का एक्सपर्ट नहीं। तो इस किस्म की, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आधी भी कोर्ट होती, वन थर्ड भी सुप्रीम कोर्ट बची कुची होती, तो वो आपको ये हुक्म देती नजर आती कि इमरान खान के ज़ाती मालिज को एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शिफा हॉस्पिटल का हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शौकत खानम का हो सकता है, जो आगा खान के डॉक्टर्स हो सकते हैं, बल्कि वो 3 बड़े जो हॉस्पिटल थे पाकिस्तान के टर्शरी केयर के, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, इसी तरह से आगा खान हॉस्पिटल, इसी तरह से शिफा हॉस्पिटल, इन तीनों के जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं उसमें आप एक आध पिम्स का सरकारी डॉक्टर भी डाल दें, लेकिन सरकारी डॉक्टर तो बेचारा क्या होगा, वो तो सरकारी मुलाजिम ही होता है। तो एक बोर्ड सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे सकती थी जो इमरान खान की सेहत के हवाले से जाके उनका एग्जामिनेशन करता और फिर मीडिया को, हम सब को, पूरी दुनिया को और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि उन्होंने इमरान खान को देखा, उनकी आंखों की क्या सूरत हाल है, उनकी वैसे ब्लड वेसल्स की क्या सूरत हाल है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बिल्डअप नहीं हुआ, कहीं उनको एक डायबिटिक कंडीशन तो डेवलप नहीं कर रही, उनके लिवर की क्या कंडीशन है, स्प्लीन की क्या कंडीशन है, उनके हार्ट की क्या कंडीशन है, उनके न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्पटम कैसे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की गई, ना उनके घर वालों से मिलने की इजाज़त दी गई, ना लतीफ़ खोसा की बात मानी गई। उल्टा उठा के बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो इस पूरी मशीनरी के अंदर अपना एक लिमिटेड प्रोफेशनल काम करते हैं, एक प्रोफेशनल वकील हैं और अंदाज़ा था पहले से कि वो बिल्कुल उतनी ही बात करेंगे जितनी की बात की उनको इजाज़त दी गई है, मैंडेट दिया गया है, उनको उठा के भेज दिया अडयाला जेल में। और अब बाहर निकल के उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गाड़ी में 1.5 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है जिसमें सिर्फ ये कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को जाके बताऊंगा। और मुझे बहुत शक है कि वो जब कहते हैं कि 3 घंटे मेरी इमरान खान से मुलाकात है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा शक है कि 3 घंटे की मुलाकात का सिर्फ एक मफरूज़ा छोड़ दिया गया है एडवाइस पे कर्नल साहब की। कोई 3 घंटे की मुलाकात नहीं हुई होगी, बिकॉज चीफ जस्टिस ने जो मैंडेट उनको दिया है इमरान खान के हवाले से कि आपने उनकी लिविंग कंडीशन पर रिपोर्ट करना है, वो 3 घंटे वाला काम ही नहीं है, वो तो बेसिकली आधे घंटे का काम है। और वो तमाम मालूमात उनको जेल का सुपरिटेंडेंट ही प्रोवाइड करेगा और वो सरकारी मालूमात ही जाके सुप्रीम कोर्ट जो खुद सरकारी इदारा बन चुका है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, उसके सामने वो मालूमात जो है वो रखते हैं। मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगस्त में मेरा ख्याल है कि पता नहीं 20 या 23 अगस्त को
उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे, जो आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उमर अता बंदयाल साहब, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं चाहूँगा कभी मेरी उनसे मुलाकात हो सके, मेरी उनसे बात हो सके। उमर अता बंदयाल ने, हालाँकि वो शदीद अंडर प्रेशर थे, उनको मसलसल ब्लैकमेल किया गया। काज़ी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एस्टेब्लिशमेंट की और नवाज़ शरीफ की मदद से एक गैंग रन कर रहे थे, क्रिमिनल गैंग। और वो जो क्रिमिनल गैंग था, उसने उमर अता बंदयाल को बेदस्तोपा कर रखा था। लेकिन उमर अता बंदयाल, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द लास्ट जेन्युइन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, जिनके बारे में मैंने एक दफ़ा लिखा था लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो जो उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने उस वक़्त इमरान खान की जेल कंडीशन के हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जो अगस्त 2023 ही में काज़ी फ़ायज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस पहले से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। और उसमें भी क्या था? उसमें भी यही था कि जेल का सेल का साइज़ कितना है, कंडीशन किस किस्म की है, उनको खाना क्या मिलता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इसी किस्म की कोई चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है मेरा एनालिसिस अब अगले चंद घंटों में, जब बैरिस्टर सलमान सफ़दर अदालत के सामने पेश होके अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसपे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के 30 चैनल्स जो हैं, उसमें 30 किस्म के या 300 किस्म के नैरेटिव्स बनाए जाएँगे। तो फिर मेरा एनालिसिस सही था या गलत था, वो आपके सामने आ जाएगा बहुत हद तक। अभी एक पॉसिबिलिटी लोगों के ज़हनों में ज़रूर है कि इस वक़्त इस किस्म का मूव और इनिशिएटिव करने से शायद इमरान खान को मुमकिना तौर पे अडयाला जेल से रिहाई देने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कोई एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। और उसमें ज़ाहिर है वो बड़े कंट्रोल्ड तरीके से उस प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आई शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की टीम ये एहसास करें कि इस स्टेज के ऊपर इमरान खान को इज़्ज़त से रिहाई देना सेहत की कंडीशन पे पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो अच्छा है ही, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा है। जनरल आसिम मुनीर जो बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले करना चाह रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, कहीं हिंदुस्तान के हवाले से, कहीं बलूचिस्तान के हवाले से, कहीं मादनियात के हवाले से, कहीं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और उनका एक बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है बिटवीन एक तरफ अमेरिकन और ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी तरफ चीनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। उन्होंने इस वक़्त 9 बोतलें जिसे कहते हैं हवा में फेंकी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों में अगर वो इमरान खान को बाइज़्ज़त तौर पे यहाँ से निकलने दें, उसका कोई तरीका निकालें, तो मैं सबसे पहले उन लोगों में होऊँगा, चाहे लोग मुझे कितनी ही जूतियाँ क्यों ना मारें। रोज़ मुझे लोग भेजते हैं कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे, लेकिन मैं इसे वेलकम करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज पे इमरान खान इस जेल से निकलें और ये कहानी, पाकिस्तान की सियासत की कहानी आगे चले। वरना पाकिस्तान की सियासत की सारी कहानी गुज़िश्ता 2 बरस से और कितने महीनों से हम देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अडयाला जेल के गिर्द घूम रही है, और पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और सियासत है, वो बिल्कुल स्टक हो गया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसा हो सके, लेकिन लेट्स सी कि मेरा ये एनालिसिस जो है, मेरी ख़्वाहिश सही साबित होती है, या मेरा एनालिसिस, क्योंकि एक मेरा एनालिसिस है, एक मेरी ख़्वाहिश है, दोनों में से कौन-सी चीज़ जो है, वो सही साबित होती है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गाड़ी में बैठ के इसके ऊपर कमेंट किया। जिस तरह से बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने खुद कार के अंदर से कमेंट किया, सलमान अकरम राजा से भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि चलें मुलाकात हो गई है, हमने बैरिस्टर सलमान सफ़दर से कमिट किया हुआ है कि हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो अदालत में जाकर जो है वो चीज़ को बताएँगे। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग माना-खीर इस पे कमेंट किया था, वो इस मुलाकात से पहले, अभी बैरिस्टर सलमान सफ़दर जेल से नहीं निकले थे, तो इमरान खान की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सलमान सफ़दर साहब जो हैं, वो हमें तो कुछ नहीं बताएँगे, हमारा उनकी मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक नॉमिनी और उनके एक अपॉइंटी की हैसियत से इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत शक है कि वो मीडिया को कुछ नहीं बताएँगे, हमें कुछ नहीं बताएँगे, वो जो कुछ भी बताएँगे वो सुप्रीम कोर्ट को बताएँगे। और असल में उन्होंने कहा कि असल जो मुलाकात होनी चाहिए वो उनकी नहीं होनी चाहिए। असल में मुलाकात जो है वो 12 लोगों की हर हफ़्ते होनी चाहिए, जिसमें इमरान खान की फैमिली है, जिसमें इमरान खान के वकला हैं, जो उनके बहुत से केसेस के लिए ज़िम्मेदार हैं, और इमरान खान के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिसमें सलमान अकरम राजा भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं और लोग भी हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। तो मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने अपने कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंट जो उनका एक तरीका है बात करने का, उसमें उन्होंने इस पूरी बात को अनी-सुनी कर दिया। इसको उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं दी। अब देखें अगले दिन के, जब मेरा ख़्याल 10-11 बजे हमारे सामने एक हकीकत आएगी पाकिस्तान टाइम में कि क्या हुआ। अभी मैं थोड़ा-सा ये देखूँ कि एक और पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत ही मज़ाहिया किस्म की डेवलपमेंट है। जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब पेशावर में थे, उनसे पूछा गया कि ये आपने फ़ैसला कर लिया है हिंदुस्तान से 15 फरवरी को मैच खेलने का कोलंबो में, श्रीलंका में, तो भी आपने इतना बड़ा पलटा जो है वो कैसे खाया है? पहले तो एक स्टैंड लिया हुआ था कि हम तो खेलेंगे ही नहीं हिंदुस्तान से मैच जो है, और साथ ये शोशा भी छोड़ दिया गया था कि चूँकि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है, इमाम बारगाह पे जो हमला हुआ है, जिसकी ज़िम्मेदारी तो ली है इस्लामिक स्टेट इन खुरासान एंड पाकिस्तान, और उसके एक चैप्टर ने इमाम बारगाह पे हमले की, जिसमें
کہتے ہیں کہ کم از کم سرکاری اعداد و شمار سے 38 لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں. پرائیویٹ ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں, اور 170 تو خود کہا گیا تھا کہ زخمی ہیں. تو یہ اس وجہ سے اب پاکستان میچ نہیں کھیلے گا کیونکہ ہندوستان نے وہ حملہ کروایا, اور 2 دفعہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ چکے تھے. اب محسن نقوی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہ نہیں, ہمارا سارا کا سارا اسٹینڈ جو ہے اس کا ہندوستان سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں, ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو ایک انصاف مل سکے. تو بنگلہ دیش کو کیا انصاف ملا ہے؟ بنگلہ دیش کو انصاف کیا ملا ہے کہ بنگلہ دیش کے منہ میں چوسنی ڈال دی ہے آئی سی سی نے, اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے, اور اس وقت 2026 چل رہا ہے, اور 2031 سے پہلے آئی سی سی کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں رکھے گی. وہ کہتے ہیں نا, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یعنی بنگلہ دیش کو تھپڑ مار کے فارغ کر دیا گیا ہے. اور یہ بنگلہ دیش نے ساری کی ساری جو غلطی کی ہے, یہ کسی نے, جو مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے ان کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ چونکہ ہم ہندوستان سے نہیں کھیل رہے ہندوستان کی سرزمین میں آئی سی سی کے میچز, جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پہلے کی ارینجمنٹ ہے جس کی اصل ذمہ داری در حقیقت ہندوستان پہ آتی ہے, جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں میچز کھیلنے سے انکار کیا ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے. یہ پاکستان نے یہ گند نہیں کیا ہوا, یہ ہندوستان نے کیا ہے, لیکن ایک ارینجمنٹ ہے انڈیا پاکستان میں کہ وہ ایک تھرڈ کنٹری کے اندر میچز کھیلیں گے, اور وہ اکثر متحدہ عرب امارات, دبئی اور مختلف جگہوں پہ وہ میچز کھیلے جاتے ہیں. اور اس صورت میں ہندوستان پاکستان کے میچز جو ہیں وہ کولمبو میں ہونے چاہیے تھے. بنگلہ دیش کو کس نے یہ اشکل دی کہ آپ بھی کہیں کہ ہم ہندوستان میں نہیں کھیلیں گے, ہمیں بھی کولمبو میں کھیلنا ہے, وہ بھی اتنا لیٹ کہ جنوری میں جا کے, تو ظاہر ہے اس کو آئی سی سی نے ریجیکٹ کر دیا. مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے, انفارمیشن کسی نے دی ہے کہ یہ اشکل اور یہ آئیڈیا ان کو پاکستان کی سائڈ سے دیا گیا تھا. پاکستان نے پھر اس کے بعد ایک ڈرامہ کیا کہ اب چونکہ بنگلہ دیش کو نکال دیا گیا, ان کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو لے آئے, تو ہم بھی ہندوستان سے میچ نہیں کھیلیں گے. اور پھر جیسے ہی پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوا آئی سی سی کی طرف سے, شری لنکا کی طرف سے, جو ہونا ہی تھا کیونکہ شری لنکا ان کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتا رہا, تو انہوں نے فوری طور پہ بنگلہ دیش کو ہاٹ پوٹیٹو کی طرح پھینک دیا ہے. اور محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف بنگلہ دیش کو انصاف دلانے لگے تھے. لیکن چلیں اس ساری چیز کو چھوڑ دیں کہ بنگلہ دیش کو انہوں نے انصاف دلایا کہ نہیں دلایا. محسن نقوی صاحب کو اپنا حساب کتاب کرنا ہے. ون سیکنڈ, چونکہ پاکستان میں میڈیا کوئی سوال پوچھ نہیں سکتا بیچارہ, جو پوچھے گا وہ جیل میں چلا جاتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, گم کر دیتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد کی امام بارگاہ پہ کا دہشت گردی کے حملے کے بعد فوری طور پر الزام ہندوستان پہ لگایا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے کہ یہ ہندوستان کے ایما پہ افغان طالبان اور یہ سب لوگ مل کے کروا رہے ہیں. اس کے 24-36 گھنٹے کے بعد جب اس سو کالڈ آئی ایس کے پی جو ہے, اس نے اس کی ذمہ داری لے لی, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان تمام یہ جو ساری اس تنظیمیں بنائی گئی ہیں مسلمانوں کی مختلف فرقوں کے نام کے اوپر, یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنائی ہوئی ہیں. ان میں اگر آپ میری بات پہ یقین کرتے ہو, خدا کے لیے کبھی بھی بیوقوف نہ بنے ان ساری چیزوں سے. یہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر, عراق کے اندر, سیریا کے اندر, جس طرح سے انہوں نے زائنس لابیز کو سپورٹ کیا ہے, ان کی داڑھیوں پہ اور ان کی شکلوں پہ آپ نہ جائیں, ان کی اسلام کی باتوں پہ نہ جائیں, ان کے اسلام کے کلموں کے اوپر, ان کی عربی بولنے کے اوپر نہ جائیں, ان کے دہشت گردی اور سیوسائڈ بامبنگ اپنے آپ کو پھاڑ لینے پہ نہ جائیں. یہ سب بیوقوف نادان لوگ ہیں جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. بہرحال ہندوستان کے ساتھ ان کا تعلق کوئی آج تک پروو نہیں ہوا, لیکن محسن نقوی صاحب نے واشگاف الفاظ میں الزام لگایا کہ سیکنڈ ٹائم جب آئی ایس کی پی نے ذمہ داری لے بھی لی, تو بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ان سب کی فنڈنگ جو ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے. افغان طالبان بھی, یہ جو آئی ایس کے پی ہے یہ بھی, جو ٹی ٹی پی ہیں یہ بھی, یہ سب کو ہندوستان فائننس کر رہا ہے. اور مئی 2025 کی جنگ جو ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کی, اس کے بعد سے ان کی فائننسنگ اور فنڈنگ میں 3 گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. پہلے $500 ملتے تھے, $1500 ملتے. تو پھر کس منہ سے, اگر ہندوستان یہ دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان کے اندر, تو کس منہ سے, اگر محسن نقوی صاحب خود بلیو کرتے ہیں اپنی بات کے اندر, ان کو ذرا بھر رتی بھر بھی یقین ہے اپنی بات کے اوپر جو کچھ انہوں نے کہا تھا, تو کس منہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ان سے کھیلنے کے لیے جا رہی ہے. چلیں آپ امام بارگاہ کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے نظر انداز کر دیں, تو اس سے پہلے کیا ہم نے چند دن پہلے ہم نے بلوچستان کے اندر بی ایل اے نے جو حملے کیے ہیں, جو 12 جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, کیا اس کی ذمہ داری ہم نے ہندوستان پہ نہیں ڈالی؟ اگر ہندوستان یہ دونوں چیزیں کر رہا ہے, اور بی ایل اے کے کیس میں تو بہت زیادہ ہمیں یقین بھی ہے, اس میں ہمیں محسن نقوی کی ضرورت نہیں, تو بھی پاکستان اگر وہاں کرکٹ کا میچ جا کے کھیل رہا ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا تو کسی بھی چیز کے اوپر یہ جو موجودہ حکومت ہے, ان کا کوئی فرم سٹینڈ, کوئی کنوکشن, کوئی بلیف ہے ہی نہیں. یہ تو ہر دن منڈے کو ایک بات کرتے ہیں, ٹیوزڈے کو دوسری بات کرتے ہیں, ویڈنسڈے کو چوتھی بات کر دیتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں. ان کی کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. پھر کس منہ سے آپ جا کے وہاں کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں؟ یا آپ کہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا تعلق نہیں ہے امام بارگاہ پہ حملے کے اندر, ورنہ آپ کس طرح سے جا کے ان کے ساتھ میچ کھیلیں؟ ان کا کیا رویہ ہے؟ ان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھی پہلگام پہ حملے کی, انہوں نے فوری
طور پہ کہا کہ حملہ پاکستان سے ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے اسٹینڈ رکھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے کیلیبریٹ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کر رہا ہے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روگ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں۔ جب انہوں نے 7 مئی 2025 میں پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی ملٹری کے اوپر، ڈیفنس انسٹالیشن پہ اور پاکستان کے لوگوں یا شہروں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کی ایئر فورس پہ حملہ نہیں کیا، ہماری تو صرف مینڈیٹ تھا کہ ہم نے ان دہشت گرد ملیٹنٹ تنظیموں پہ حملہ کیا ہے جو پہلگام کے واقعے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک آپٹکس ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، انہوں نے حملہ پاکستان کے اوپر ہی کیا، اور جن لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا ان بیچاروں کا فرشتوں کا بھی تعلق نہیں تھا جو کچھ پہلگام میں ہوا ہے، یہ پولیٹیکل آپٹکس تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پالیسی کو کسی پیراہے کے اندر کیلیبریٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں آپ نے سیدھا اٹھ کے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ہندوستان کروا رہا ہے اس کے جو دہشت گردی ہوئی امام بارگاہی، اور اب آپ 15 فروری کو میچ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی سینس نہیں ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ کے درمیان۔ اب آپ یہ سن چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 18 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے پیس بورڈز کی میٹنگ کے لیے، جہاں پاکستانی سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کا بہت زیادہ یہ خیال اور دعویٰ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کے پرائم منسٹر جو بھی 19 فروری کی میٹنگ میں پیس بورڈز کے موجود ہوں گے، اور وہاں شہباز شریف صاحب ان کو گلے لگائیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی فوٹو اپرچونٹی ہوگی۔ یہ پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا، زیادہ چانسز ہیں کہ شاید نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ اس آج کا دن جو اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے، اب اس سٹیج کے اوپر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اسرائیل سے نکل رہے ہیں امریکہ پہنچنے کے لیے۔ وہ رات کو واشنگٹن میں ہوں گے، جہاں اگلے دن صبح ان کی ملاقات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات ان کی خالصتاً ایران کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایران سے نپٹنے کے لیے پروپوزلز لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنا ملٹری سیکرٹری اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کے نقشوں سمیت آ رہا ہے، ساتھ ہی ان کے نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA کے جو ایکٹنگ چیئرمین یا ہیڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایجنڈا انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کی بھی ٹاکس جو ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس سے ایران کے مسل پروگرام، اب نیوکلیر کی بات ہی نہیں ہو رہی، بھاڑ میں جائے نیوکلیر، اس ایران کے مسل پروگرام اور ایران کی جو پراکسی سپورٹ ہے for Hezbollah in Lebanon, for Hamas in Palestinian territories and for Houthis in Yemen، وہ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو ان کی یہ ملاقات جو ہے ویڈنسڈے کو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کی ملاقات ابھی 11 تاریخ کو وہ پہنچ رہے ہیں، 10 تاریخ کی رات کو پہنچ رہے ہیں، 11 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہے، وہ ایک دن اور ٹھہریں گے، وہ کیا اب مسلسل 19 تاریخ تک یہیں ٹھہریں گے، یا وہ واپس جائیں گے دوبارہ اسرائیل، پھر یہاں سے آئیں گے؟ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ پیس بورڈز کی جو میٹنگ ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اور اسرائیل کے کسی ہائی لیول پرسنالٹی کو، ان کے کسی ڈیپٹی کو وہاں سے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو کسی کو وہاں سے NSA وغیرہ کو بھیج دیا جائے، وہ خود جو ہے ذاتی طور پہ ان کے فارن منسٹر جو ہیں ان کو بھیج دیا جائے۔ تو شاید شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بہت سی سوشل میڈیا کے لوگوں کو پاکستان میں خواہش ہے کہ ان کو شہباز شریف اور نیتن یاہو بغل گیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، شاید وہ چیز نہ ہو سکے۔ لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی 24 گھنٹے میں، بلکہ پچھلے چند گھنٹوں میں، اسرائیل کے ایک ٹیلی ویژن چینل پبلی چینل 12 میں ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ پبلش ہوا ہے، جس انٹرویو میں امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ اگر مجھے ایک ڈیل نہ مل سکی ایران کے ساتھ اپنی مرضی کی تو پھر بہت گند ہو جائے گا، بہت تباہی ہو جائے گی، اور میں نے ایک دوسرے بحری بیڑے کو بھی پرشین گلف میں پہنچنے کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے USS ابراہم لنکن جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور یہ جب بحری بیڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سے جہاز ہوتے ہیں، بہت سی لاجسٹک سپورٹ ہوتی، تو دوسرے بحری بیڑے کو بھی پہنچنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران جو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ سے نیگوشیٹ کریں گے، اسرائیل سے ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اس پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس سے اسرائیل کی ضرورت کے حساب سے ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کی جا سکے، جس کا تعلق مسل پروگرام سے ہو، میزائل پروگرام سے ہو، جس کا تعلق ایران کی فائنینشل سپورٹ سے ہو۔ اسرائیل کی اصل مقاصد میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، وہ ایران کی حکومت کو گرانا ہے، وہ رجیم چینج ہے۔ ایون ایران کے حصے جغرافیائی طور پہ بکھرے کرنے کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ جو سوال یہاں پہ کروشل ہے وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا، دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا، پرووربلی سب سے طاقتور شخص جو ہے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، وہ اتنا زیادہ سہم جاتا ہے جب اس سے اسرائیل کا پرائم منسٹر بات کرتا ہے، اور وہ اس کو اس کی ہر بات جو ہے ماننی پڑتی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے طریقے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے۔ زائنسٹ لابی نے ہر لیول کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے، امریکہ کی پالیٹکس کے اوپر امریکہ ہی ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ چند دن پہلے سے اچانک ایک چیز جس کو لوگوں نے مس کر دیا، بہت سے لوگوں نے مجھے ای میلیں کی، کامنٹس کیے، بڑی غصے کا بھی اظہار کیا کہ آپ ایپسٹین فائل کے اوپر بات نہیں کرتے۔ پتہ نہیں آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ میں ایپسٹین فائل کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے قصوں میں انٹرسٹڈ نہیں، نہ اس کے سیکس اسکینڈلز میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا تو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کا مائنڈ ہے، میں اس کو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں۔ میرے اندر اس کا جو سلیشیس مٹیریل ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ کے صدر کی صہیونی طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو دباؤ میں رکھنا ہے، تو پھر آپ نے
कांग्रेस से प्रेशर डाल के एप्स्टीन फाइल्स जो एफबीआई के पास थी उनको लीक करवाया है, उनको निकाला गया है, उनको पब्लिश कर दिया गया है। और पिछले 15-20 दिन से अमेरिका का जितना भी सेकेंडरी सोशल मीडिया है या अखबारात भी हैं जो लेगेसी मीडिया, वो कोई और काम कर ही नहीं रहे। हर दिन एक नया कागज़, एक नई फाइल, एक नई तस्वीर, एक नई ईमेल जो है वो डिस्कस हो रही है और मुतालबे किए जा रहे हैं कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है केयर स्टार्मर को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको पता है इसराइल से बहुत हमदर्द नहीं है और उसने भी गलतियाँ की हुई हैं। यानी और इधर से अमेरिका के प्रेशर पे भी दबाव है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या ताल्लुक था, फलां का क्या ताल्लुक था। आप ये नोट करें कि बाय एंड लार्ज वो तमाम लोग जो किसी न किसी स्टेज पे सेहूनी लॉबी को नापसंद रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एप्स्टीन फाइल की ज़द में। बात नहीं हो रही तो इसराइल की लीडरशिप की नहीं हो रही, बात नहीं हो रही तो एहूद बराक की नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही तो बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं हो रही, बात नहीं हो रही तो बेंजामिन नेतन्याहू के किसी कुलीग की नहीं हो रही। बाकी सारे यूरोप को, अमेरिका को जो है वो खप पड़ी हुई है। ये वन ऑफ द टूल्स है, जो और दर्जनों सैकड़ों टूल्स हैं, उनमें से एक टूल ये एप्स्टीन फाइल्स है। और पाकिस्तान में जिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था नहीं जो सेक्सी किस्सों में एप्स्टीन फाइल के, यकीन मानिए अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें पब्लिश होने लग जाएं तो पाकिस्तान के हर शहर में, इस्लामाबाद में तो कई जेफरी एप्स्टीन हैं, लाहौर में कई जेफरी एप्स्टीन हैं, कराची में थोड़े कम होंगे, कुछ फैसलाबाद में होंगे, कुछ गुजरांवाला में होंगे, कुछ सियालकोट में होंगे, हर पाकिस्तानी शहर के अंदर, कुछ पेशावर में भी होंगे। ऐसे लोग होंगे जो इसी किस्म का एक अखाड़ा रन करते हैं जहाँ लोगों को मुख्तलिफ दावतों के ज़रिए ऑब्लाइज किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑब्लाइज किया जाता है, कहीं डांस पार्टी से, कहीं शराब पिला के, कहीं ड्रग के चस्के और सूंघा के, और फिर उनसे अपने काम करवाए जाते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन को पता नहीं आप ऐसे देख रहे हैं अमेरिका के चक्कर में, यहाँ तो शुक्र करें कि ये पब्लिश हो गया है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसी चीज़ें कभी पब्लिश नहीं होती। अब हम वेट करते हैं सुबह का कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मुलाकात होती है नेतन्याहू के साथ, और उसके बाद ईरान का क्या होता है बेचारे का। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में क्या रिपोर्ट देते हैं बैरिस्टर सलमान सफ्दर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब के सामने। वेट करते हैं, फिर बात होती है। थैंक यू।